यहाँ कुछ दोस्त पूल में आराम से बैठे मस्ती कर रहे हैं। अचानक एक चिंपैंजी पूल के किनारे पर आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन असली बात यह है कि ये कोई आम चिंपैंजी नहीं है, ये एक खतरनाक वायरस लेकर आया है। सब लोग एकदम डर जाते हैं, वो सब एक साथ सिमट जाते हैं और डर के मारे जड़ हो जाते हैं। अच्छी बात यह है कि चिंपैंजी को पानी से बहुत नफरत है, इसलिए वो बस किनारे पर इधर उधर टहलता रहता है और उन्हें देखता रहता है। लेकिन वो चीज वहां खड़ी होकर आपको घूर रही हो, ये सच में बहुत डरावना लगता है। निक को अचानक याद आता है कि पुल ठीक क्लिफ के पास है। वो एक बहुत जोखिम भरा और पागलपन वाला प्लान सोचता है। वो गहरी सांस लेता है। निक सीधे उस जानवर की तरफ तैरता है। वो पानी से बाहर कूदता है और चिंपैंजी पर झपटता है। वो उसे किनारे से धक्का देने की कोशिश करता है। ठीक जब उसे लगता है कि काम बन गया, तभी एक मजबूत हाथ उसकी बांह पकड़ लेता है। चढ़ना तो चिंपैंजी का सबसे अच्छा काम है। एक झटके में वो निक को ही क्लिफ से नीचे फेंक देता है। चिंपैंजी बिना किसी मेहनत के खुद को वापस ऊपर खींच लेता है। वो वहां खड़ा होकर बचे हुए लोगों को घूरता है। अब वो सब उस खून के प्यासे जानवर की धीमी सजा झेलने के लिए फंसे हुए हैं। लेकिन चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। कहानी असल में एक दिन पहले शुरू होती है। लूसी समर ब्रेक के लिए हवाई वापस घर जा रही है। उसके साथ उसके दोस्त हैं, उसकी सबसे अच्छी दोस्त केट और एक गुस्सैल लड़का सतोनिक। लूसी को बस एक साधारण मिलन और शांत छुट्टी की उम्मीद है, लेकिन केट ने बिना पूछे किसी और को बुला लिया है। वो एक्स्ट्रा मेहमान है हन्ना और लूसी के बीच शुरू से ही वो अजीब दोस्त दुश्मन वाला टेंशन है। वो मुस्कुराते हैं, लेकिन वो मुस्कान बिल्कुल दोस्ताना नहीं लगती। बोर्डिंग के दौरान इस ग्रुप की मुलाकात दो लड़कों से होती है जो पैराडाइज में पार्टी करने आए हैं। उनके नाम हैं ड्रू एंड ब्रैड। जैसे ही वो लैंड करते हैं, आज लूसी अपनी 3 दोस्तों को अपनी फैमिली के घर ले जाती है। ये एक बहुत शानदार और अलग थलग घर है जो ठीक क्लिफ में बना है। पीछे की तरफ एक इन्फिनिटी पुल है जो बहुत खतरनाक तरीके से किनारे के पास है। ये जगह सपनों जैसी लगती है। उस रात हन्ना ताजी हवा के लिए बालकनी पर निकलती है। वो सीढ़ियों से नीचे जाती है। वो एक स्विच ऑन करती है। जैसे ही लाइट्स जलती हैं, हन्ना पूल के किनारे पर चल जाती है। वो पानी में हल्का सा छपाक करती है। वो सांस छोड़ते हुए सोचती है, अब ये असली छुट्टी है। ठीक उसी वक्त न उसके पीछे एक चिंपैंजी आ जाता है। तुमने तो मुझे डरा दिया बेन। उसका नाम बेन है। वो लूसी का पेट चिंपैंजी है। असल में वो फैमिली की तरह है। बेन बहुत समझदार है। उसकी ट्रेनिंग लूसी की लेट माँ ने की थी, जो लिंग्विस्टिक्स और कम्युनिकेशन रिसर्च में काम करती थी। वो एक टैबलेट पर स्पेशल साउंड बोर्ड सॉफ्टवेयर से बात भी कर सकता है। लेकिन आज रात बेन के साथ कुछ गड़बड़ है। वो किनारे पर खड़ा पानी को घूर रहा है। उसकी आंखों में एक अजीब सी डर है जो बिना बोले दिख रहा है। हन्ना को उसका नाम कई बार पुकारना पड़ता है। आखिरकार वो धीरे से सिर घुमाता है। वो हाथ बढ़ाकर हन्ना से हाथ मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन 1 सेकंड बाद एक बेन अचानक हन्ना की कलाई पर कसकर पकड़ लेता है। उसकी पकड़ बहुत डरावनी है। अच्छा होता है कि ठीक उसी वक्त एक तेज सीटी की आवाज आती है। लूसी के पापा एडम आ जाते हैं। वो बहरे हैं। एडम अपने फोन पर टाइप करके बताते हैं कि बेन बस बहुत एक्साइटेड है। नए लोगों से मिलकर वो थोड़ा उत्तेजित हो गया है। वो सोने का इशारा करते हैं। फिर वो बेन को ले जाते हैं। एडम बेन को उसके केज में ले जाते हैं। लेकिन अंदर उन्हें एक मंगूस का मरा हुआ शरीर मिलता है। ऐसा लगता है कि बेन ने उसे मार डाला। एडम मजाक में साइन करते हैं कि बेन फिर से पड़ोसियों से लड़ पड़ा। वो चेहरा सीधा रखते हैं। चेक करते वक्त एडम को बेन की बांह पर एक काटने का निशान मिलता है। वो बेन को थोड़ा मनाते हैं, फिर केस बंद कर देते हैं। वो मरे हुए मंगूस को बैग में डालकर ले जाते हैं। अगली सुबह एडम वो बैग ले हुए हैं। वो लूसी और उसकी बहन आरोन को बताते हैं कि क्या हुआ। एक मंगूस बेन के केज में घुस आया था, लेकिन वो देख रहे हैं। सेफ्टी के लिए वो वेट डॉक्टर डग लैम्बर्ट को बुलाते हैं। उनसे कहते हैं कि बेन को चेक करें और कुछ एंटीबायोटिक्स लाएं। अभी के लिए बेन केज में बंद रहता है। एडम एक राइटर हैं और उन्हें बुक लॉन्च के लिए बाहर जाना है। बाकी सबकी छुट्टी ऑफिशियली शुरू हो जाती है। वो पूल में बहुत मजे करते हैं। शाम तक डॉक्टर लैम्बर्ट अपने सामान के साथ केज पर पहुंचते हैं। वो दरवाजा खोलकर अंदर चले जाते हैं, बिल्कुल बेखबर। आखिर वो और बेन पुराने दोस्त हैं, लेकिन बेन गहरे अंधेरे में छुपा है और तेज तेज सांस ले रहा है। लैम्बर्ट सिरिंज तैयार करते हैं। बस एक इंजेक्शन से बेन ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो मुड़ते हैं, बेन गायब है। वो बेन का फेवरेट टेडी बेयर उठाते हैं। वो पुकारते हैं कि बाहर आए। बेन हाथ बढ़ाकर खिलौने के लिए पहुंचता है, लेकिन 1 सेकंड में एक डरावनी ताकत फूट पड़ती है। बेन लैम्बर्ट को अंधेरे में खींच लेता है और उसे मार डालता है। इसी बीच मुकेट लिविंग रूम में फोन स्क्रॉल कर रही है। उसे पीछे से कोई आवाज आती है। वो मुड़ती है और टेबल पर टेडी बेयर को अपनी तरफ देखते हुए बैठा पाती है। वो पास जाकर उसे उठाती है। उसे लगता है कि बेन बस छुपन छुपाई खेल रहा है। सच में
बेन अचानक टेबल के ऊपर आ जाता है, लेकिन बेन पूरी तरह से बेकाबू लग रहा है। केट के पेट में बुरा फील होता है। वो जल्दी से दरवाजा खोलकर सीढ़ियों की तरफ पीछे हटती है और बेन को करीब आते देखती है। केट चिल्लाती है लूसी को। वो ग्लास डोर के पास से गिड़गिड़ाती है कि जल्दी नीचे आओ। बेन का चेहरा अब बहुत डरावना लग रहा है। जब तक लूसी दौड़कर आती है, बेन गायब हो चुका होता है। केट कहती है कि बेन पागल हो गया है, लेकिन लूसी को यकीन नहीं होता। तब तक वो टेडी बेयर पर खून का दाग देखती है। अब उसे भी बहुत बुरा लगने लगता है। अचानक दूर से हन्ना की चीख सुनाई देती है। सब उस आवाज की तरफ दौड़ते हैं। वो पूल के पास पहुंचते हैं। वहां बेन निक और हन्ना के सामने खड़ा है और दोनों से सामना कर रहा है। लूसी जोर से बेन का नाम पुकारती है। तब जाकर बेन मुड़ता है। वो अपनी छाती जोर से पीटता है। लूसी घबराकर बेन से पूछती है कि क्या हुआ है। निक को लगता है कि हालात बहुत खराब हैं। वो पास में रखे टूल बॉक्स से रस्सी निकालकर बेन को फंसाने मार का प्लान बनाता है। वो ध्यान से बॉक्स खोलता है। अचानक तेज म्यूजिक बजने लगता है। वो तेज आवाज से बेन एकदम घबरा जाता है। निक घबरा जाता है और ऑफ स्विच नहीं ढूंढ पाता। वो शोर मचाने वाला खिलौना उठाकर क्लिफ के नीचे फेंक देता है। म्यूजिक बंद हो जाता है। निक फिर रस्सी ढूंढने लगता है। वो उससे एक लूप बनाता है। इस बीच लूसी प्यार से बेन को मनाती है। बेन थोड़ा शांत हो जाता है। वो धीरे धीरे लूसी की तरफ झुकता है और गले लगने की कोशिश करता है। लूसी निक से रस्सी लेती है। वो उसे बेन की गर्दन में डालती है। सॉपर लेकिन इससे बेन और गुस्सा हो जाता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। सब लोग बेबस महसूस करते हैं। तभी लूसी की बहन आरोन दौड़कर आती है। वो कहती है, ये तरीका काम नहीं कर रहा डॉक्टर। लैम्बर्ट को या पापा को अभी फोन करना चाहिए। हन्ना साइड से बोलती है, क्या इस बीमार जानवर को संभालने के लिए कोई बंदूक नहीं है? लूसी तुरंत उस पर भड़क जाती है। केट अपना फोन निकालकर डॉक्टर लैम्बर्ट को कॉल करती है। सबको डर लगता है क्योंकि पास ही से लैम्बर्ट का रिंगटोन बजने लगता है। उन्हें एक डरावना सच पता चलता है। डॉक्टर या तो लैम्बर्ट यहाँ आ चुके थे, लेकिन अब वो गायब हैं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, बेन पागलों की तरह रस्सी को चबाकर तोड़ देता है। वो सबसे नजदीक वाली आरोन पर झपटता है। वो अपनी दांत आरोन की टांग में गड़ा देता है। सब मिलकर बेन को खींचकर अलग करते हैं। हन्ना एग्जिट की तरफ देखती है। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन बेन तेजी से उसके रास्ते में आ जाता है। हन्ना डर के मारे खड़ी रह जाती है। ये देखकर निक चिल्लाता है, पूल में कूद जाओ, बेन तैर नहीं सकता। एक एक करके सब पानी में कूद जाते हैं। इतनी घबराहट में कूदने से सबके मुंह में पानी चला जाता है और वो खांसने लगते हैं। आरोन की हालत बहुत खराब है। निक अपनी शर्ट फाड़कर उसकी घायल टांग पर बांध देता है। ये एक टेम्परेरी टूर्निकेट बन जाता है। अचानक हन्ना को याद आता है कि शायद बेन को रेबीज है। इसी वजह से उसे पानी से डर लग रहा है। मतलब आरोन को भी इन्फेक्शन हो गया होगा। अगर 48 घंटे के अंदर वैक्सीन नहीं मिली तो मौत 100% पक्की है। उनके फोन पूल डेक पर पड़े हैं। सब बस मदद चौतास के लिए चिल्ला सकते हैं। अब कहानी के शुरू के हिस्से को याद करते हैं। निक के मरने के बाद बाकी लोग बस अपने अंत का इंतजार कर रहे हैं। वक्त गुजरता है, पता नहीं कितना। बेन किनारे पर खड़ा चुपचाप अपना मौका देख रहा है। लूसी चारों तरफ देखती है। उसे पता है कि ऐसे हमेशा नहीं टिक सकते। आरोन की हालत मिनट मिनट खराब होती जा रही है, इसलिए लूसी धीरे धीरे पूल के किनारे की तरफ जाती है। वो बेन को देखती है, ये जो ज्यादा दूर नहीं है। वो हिम्मत करके बाहर निकलती है। बेन बस उसे एक नजर देखता है, हमला नहीं करता। लूसी धीरे धीरे रेंगती हुई आगे बढ़ती है। वो टूल बॉक्स के पास रखा इन्फ्लेटेबल राफ्ट पकड़ती है और उसे पानी में डाल देती है। अब आरोन के लिए सुरक्षित जगह बन जाती है जहां वो तैर सके। लूसी को मौका दिखता है। वो फोन की तरफ देखती है। वो बेन से सिर्फ कुछ फीट दूर है। लूसी कुछ कदम आगे बढ़ती है। वो फोन की तरफ बढ़ती है। अचानक फोन बजने लगता है। बेन फिर पागल हो जाता है। केट भी बाहर निकल आती है। वो बेन को चिल्लाकर ध्यान भटकाती है। जैसे ही बेन उसकी तरफ दौड़ता है, केट पानी में कूद जाती है। इससे लूसी को फोन उठाने का मौका मिलता है, लेकिन स्क्रीन टूट चुकी है। बटन काम नहीं कर रहे। अच्छी बात यह कि पिछला कॉल कनेक्ट हो जाता है। वो ड्रू और ब्रैड हैं, प्लेन वाले लड़के। जब उन्हें केट की मदद की पुकार सुनाई देती है, आज वो सोचते हैं कि मजाक है। हन्ना फोन छीनकर उन पर भड़कती है। अचानक बेन हन्ना पर झपटता है। वो हन्ना के बालों को कसकर पकड़ लेता है। हन्ना का स्कैल्प बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है। हन्ना बचने के लिए पानी में गिर जाती है। दुर्भाग्य से फोन भी पानी में गिर जाता है। पानी से वो तुरंत खराब हो जाता है। जब सब उम्मीद छोड़ने लगते हैं, तभी बेन के टैबलेट से आवाज आती है, डेड डेड, बार बार दोहराता है। लूसी समझ जाती है कि सामने वाला चिंपैंजी अब बेन नहीं रहा। इसी बीच एडम की बुक लॉन्च बहुत सफल हो रही है।
लोग उनकी ऑटोग्राफ के लिए लाइन में लगे हैं। तभी एडम को मैसेज आता है, जो मंगूस का सैंपल उन्होंने भेजा था उसमें रेबीज पॉजिटिव आया है, लेकिन हवाई में तो रेबीज फ्री होना चाहिए। लैब कहती है कि 100% कंफर्म करने के लिए दोबारा टेस्ट करेंगे। एडम जल्दी से थैंक यू लिखकर भेजते हैं। जैसे ही उन्हें फ्री मिलता है वो लूसी और आरोन को कॉल करते हैं, लेकिन कोई फोन नहीं उठाता। घर पर वापस ग्रुप थोड़ी देर के लिए पूल फ्लोट्स पर सो जाते हैं। केट चारों तरफ देखती है, बेन कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वो बाकियों को बताती है कि अब रास्ता साफ है। उन्हें पता नहीं कि कितना वक्त गुजर चुका है। आरोन को अब बुखार चढ़ने लगा है, उसे जल्दी से मेडिकल मदद चाहिए। लूसी हिम्मत जुटाती है और पूल से बाहर निकलती है। वो चुपके से एग्जिट की तरफ बढ़ती है। केट उसे अकेले जाने नहीं देना चाहती, इसलिए वो भी उसके पीछे चल पड़ती है। वो सोचते हैं कि साथ में रहने से ताकत ज्यादा होगी। वो सीढ़ियां चढ़कर बालकनी पर पहुंचते हैं। अभी भी बेन का कोई पता नहीं। कभी कभी जो दिखाई नहीं देता उसका डर और भी ज्यादा लगता है। पता नहीं कब और कहां खतरा आ जाए। वो ग्लास डोर खोलकर लिविंग रूम में दाखिल होते हैं। उन्हें एक फोन चार्जिंग पर लगा दिखता है। जैसे ही लूसी फोन की तरफ हाथ बढ़ाती है वो गलती से टीवी रिमोट पर पैर रख देती है। टीवी जोर से बज उठता है। आवाज से बेन जाग जाता है। बाहर जो छुपकर छाया में बैठा था वो फोन छोड़कर पास के क्लोजेट में घुस जाते हैं। स्लैट्स से देखते हैं कि बेन टीवी पर पागलों की तरह हमला कर रहा है। उसकी हिंसा देखकर दोनों डर जाते हैं। वो कुछ से टकरा जाते हैं और बेन को तुरंत आवाज सुनाई देती है। वो क्लोजेट के सबसे पीछे सिमट जाते हैं। बेन 1 सेकंड में दरवाजे पर पहुंच जाता है। वो स्लैट्स को तोड़कर अंदर झांकता है। अच्छा होता है कि वो सांस रोक लेते हैं। वो कोने में छुपे रहते हैं और बेन उन्हें नहीं देख पाता। बेन इधर उधर घूम कर चला जाता है। थोड़ी देर बाद लूसी आज फिर फोन की तरफ बढ़ती है। वो फोन पकड़ लेती है, लेकिन तभी एक आवाज गूंजती है। बेन नीचे से कूदकर लूसी के आसपास पर हमला करने लगता है। शुक्र है कि केट बीच में कूद पड़ती है और बेन को पीछे खींचती है। वो लूसी को लिविंग रूम से बाहर निकालने में मदद करती है। वो दरवाजा बंद कर देते हैं और बेन को दूसरी तरफ रख देते हैं। बेन बस वहां खड़ा रहता है और ग्लास के पार उन्हें घूरता है। वो लगभग उदास सा दिखता है। फिर बेन को रुकना पड़ता है। वो धीरे धीरे ग्लास डोर से पीछे हटता है। दोनों देखते हैं कि बेन रुककर जोर से फर्श पर हाथ मारता है। लूसी को लगता है कि अब हालात और खराब होने वाले हैं। बेन ग्लास डोर की तरफ चार्ज करता है। वो ग्लास तोड़कर अंदर घुस आता है। केट इतनी घबराई हुई है कि सीढ़ियों पर पीछे चलते चलते गिर जाती है। बेन एक भारी लैंडस्केपिंग का पत्थर उठाता है और उसे मार मार कर मार डालता है। फिर वो वही पत्थर लूसी की पीठ पर फेंकता है, ताश जो भागने की कोशिश कर रही है। वो लूसी को जमीन पर गिरा देता है। पानी से ये सब देखकर हन्ना किनारे पर दौड़ती है। वो पास में पड़ी रस्सी पकड़ती है। वो जल्दी से उसे बेन की गर्दन में लपेटती है। वो पूरी ताकत से खींचती है। यही एक चीज है जो बेन को लूसी पर काटने से रोक रही है। गुस्से में बेन सिर घुमाता है। वो तुरंत अपना निशाना बदल लेता है। इससे लूसी को भागने का मौका मिल जाता है। दोनों पानी में कूद जाते हैं। वो दोनों रस्सी पकड़ लेते हैं। वो पैर पूल के किनारे पर टिकाकर जोर से खींचते हैं। बेन को पानी से जानलेवा डर है। जैसे ही उसे किनारे की तरफ खींचा जाता है, बेन पूरी ताकत से विरोध करता है। वो खींच से आजाद हो जाता है। गुस्से में बेन चिल्लाता है और रस्सी पर हमला करता है। फिर दोनों तरफ से खिंचाव हो जाता है। बहुत देर बाद बाहर गेट के पास इंजन की आवाज आती है। ड्रू और ब्रैड वहां पहुंचते हैं, लेकिन अंदर आने के बाद किसी को नहीं ढूंढ पाते। इसके बजाय उन्हें लिविंग रूम पूरी तरह से तबाह मिलता है। ड्रू लूसी के बेडरूम में जाता है। बेन उसे तुरंत देख लेता है। बिना सोचे समझे बेन ड्रू का जबड़ा उखाड़ फेंकता है। एक खौफनाक चीख ब्रैड के कानों तक पहुंचती है, लेकिन ब्रैड को अभी भी शक नहीं होता। वो बालकनी पर निकलता है। वो ग्रुप को पूल में सिमटा देखता है। खुशी से ब्रैड चिल्लाता है कि ड्रू इधर आ। उसकी आवाज से पानी में सोए लोग जाग जाते हैं। लूसी हताश होकर उसे चुप रहने को कहती है। लेकिन अगले ही सेकंड बेन की परछाई दिखाई देती है। ब्रैड को जमीन पर कुछ अजीब दिखता है। वो उसे उठाता है और देखता है कि वो हड्डी है और बेन ठीक उसके पीछे खड़ा है। बेन उसे तुरंत पकड़ लेता है। वो पास में पड़ी फावड़े से ब्रैड पर पागलों की तरह हमला करता है, जब तक वो हिलना बंद नहीं कर देता। हन्ना आखिरकार हिम्मत जुटाती है। वो बालकनी पर दौड़ती है। बेन अभी भी ब्रैड को पीट रहा है। वो अंदर दौड़कर कार की चाबी पकड़ती है और बाहर भागती है। वो जल्दी से ड्राइवर सीट पर बैठ जाती है। वो दरवाजा बंद करती है, लेकिन डर के मारे गलत चाबी पकड़ ली थी। चाबी काम नहीं करती। वो पास में खड़ी दूसरी कार देखती है। जैसे ही वो बाहर निकलती है, बेन रास्ते में आ जाता है। हन्ना वापस कार में घुस जाती है। वो दरवाजे लॉक कर लेती है। फिर वो 911 डायल करती है। अचानक बेन को कार की चाबी मिल जाती है। वो अनलॉक बटन दबाता है, लेकिन हन्ना तेजी से मैनुअल लॉक कर देती है। समझ जाता है कि ये रास्ता बंद है। बेन गायब हो जाता है। फिर ट्रंक खुल जाता है। हन्ना समझ जाती है कि अब मुसीबत है। वो दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन बेन उसे वापस खींच लेता है। वो कार के अंदर उसे बेरहमी से मार डालता है। उसकी चीखें गैरेज में गूंजती रहती हैं। अब सिर्फ 2 ही बचे हैं, लूसी और घायल आरोन।
लूसी अपनी बहन के सिर पर हाथ फेरती है, उसे ढाढ़स बंधाने की कोशिश करती है, लेकिन आरोन इतनी कमजोर हो चुकी है कि एक शब्द भी नहीं बोल पाती। इस सब को खत्म करने के लिए लूसी फैसला करती है कि अब बहुत बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। वो चुपके से बालकनी पर निकलती है। चारों तरफ की खामोशी बहुत डरावनी लग रही है। वो इतनी टेंशन में है कि गलती से टूटे शीशे पर पैर रख देती है। अगले ही सेकंड बेन झपट पड़ता है। ठीक उसी पल बाहर एक कार आकर रुकती है। बेन एकदम रुक जाता है और ऊपर चढ़कर देखता है कि कौन आया है। वो एडम है। वो ज्यादा देर बाहर नहीं रह सके और घर वापस आ गए। वो घर को पूरी तरह तबाह देखते हैं। नॉर्म जैसे ही वो जमीन पर पड़ा एक फोटो उठाते हैं, बेन ठीक उनके पीछे आ जाता है, लेकिन एडम को कुछ सुनाई नहीं देता। अच्छा होता है कि लूसी ठीक वक्त पर आ जाती है और बेन का ध्यान अपनी तरफ खींचती है, लेकिन फिर बेन लूसी को पकड़ लेता है। अजीब बात यह है कि वो तुरंत मारने की कोशिश नहीं करता। इसके बजाय वो लूसी का हाथ पकड़ता है। लूसी को लगता है कि शायद बेन के अंदर अभी भी उसके लिए कुछ फीलिंग्स बाकी हैं, लेकिन एक सेकंड बाद वो लूसी की उंगलियां तोड़ देता है। लूसी बेन की घायल जगह पर नाखून गड़ाती है, टेड जिससे उसे थोड़ा वक्त मिल जाता है और वो बिस्तर के नीचे घुस जाती है। जैसे ही बेन करीब आता है, आरोन दिखाई देती है और उसका ध्यान अपनी तरफ खींचती है। बेन आरोन को पकड़ लेता है और उसकी पीठ पर दांत गड़ा देता है। लूसी मदद के लिए दौड़ती है। दोनों बहनें बालकनी पर बेन के सामने आखिरी बार डटकर खड़ी हो जाती हैं, लेकिन बेन जल्दी से लूसी को फिर पकड़ लेता है। जैसे ही वो लूसी का चेहरा फाड़ने वाला होता है, हमें एक जाना पहचाना सीटी की आवाज गूंजती है। बेन एकदम रुक जाता है। एडम आखिरकार पहुंच चुके हैं। बेन एडम को देखता है और वो एडम की टांग में दांत गड़ा देता है। लूसी पास में पड़ी फावड़े से बेन पर वार करती है, लेकिन फावड़ा टूट जाता है और बेन उसे जमीन पर गिरा देता है। एडम लड़खड़ाते हुए फिर बेन से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेन बहुत ताकतवर है और उसे जल्दी नीचे गिरा देता है। एडम की जान खतरे में देखकर दोनों बहनें चिल्लाती हैं ताकि बेन का ध्यान उनकी तरफ आए। एडम पास में रखी वाइन की बोतल पकड़ते हैं, उसे तोड़ते हैं और टूटे कांच को बेन की छाती में घोंप देते हैं। बेन दर्द से चीखता है और गिर पड़ता है। जैसे ही तीनों एक साथ सिमटते हैं, बेन फिर खड़ा हो जाता है। वो लूसी पर झपटता है और जो सबसे करीब खड़ी है, और वो दूसरी मंजिल की रेलिंग से टकराते हैं। एडम तुरंत रिएक्ट करते हैं और लूसी की कलाई पकड़ लेते हैं। बेन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाता है। वो टूटे लकड़ी के एक तीखे टुकड़े पर गिरता है और तुरंत मर जाता है। पुलिस और मेडिकल टीम आ पहुंचती है। आरोन को अस्पताल ले जाया जाता है। लूसी और एडम घर के सामने लॉन में खड़े हैं, थके हुए और सदमे में।